नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी दूसरी मैराथन क्लास संस्कृत में दी गई है। इससे पहले आपने अभी तक पहली मैराथन क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप पहली मैराथन क्लास को देखिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी त्रुटि नजर आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर कमेंट जरूर करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी सहपाठी, दोस्त, मित्र सभी को जरूर शेयर करिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं तृतीय सेमेस्टर की दूसरी मैराथन क्लास। इससे पहले आप सभी ने पहली मैराथन क्लास को अच्छी तरीके से देख लिया होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। संस्कृत शिक्षण की विधियां लिखिए। अगर यही क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा रहा है तो आपको 2 से 3 विधियां लिखनी है। 2 से 3 ही विधियां लिखनी है। ज़्यादा विधियां, हमने आपको 5 से 6 विधियां बताई हैं तो 5 से 6 लिखने के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो 3 से 4 विधियां आप लिख लीजिएगा, वही आपके लिए पर्याप्त है। ये क्वेश्चन 2016-2018 में पूछा गया है, इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो चलिए देखते हैं पहली क्या विधि है। निगमनात्मक तथा आगमनात्मक विधि। तो विधि को समझेंगे, न कि एकदम रटने की कोशिश में लगेंगे कि रट डालें। निगमनात्मक विधि क्या होती है? इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई सामान्य सिद्धांत बताया जाता है, फिर उसकी पुष्टि के लिए, जांच के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। समझेंगे आप। आगमनात्मक में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर छात्रों से कहा जाता है कि एक आप सामान्य नियम निकालिए। इसका जस्ट अपोजिट आगमनात्मक होता है। तो निगमनात्मक में पहले आपको कोई सामान्य सिद्धांत बताया जाता है, फिर उसके बाद उसके अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। आगमनात्मक में क्या होता है, पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर उसके बाद सामान्य नियम निकलवाया जाता है। समझ में आया? दूसरी विधि क्या है? संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि। संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि में क्या है, पहले पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग यदि ऐसा है कि पहले अंशों को देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराए। पहले किसी वस्तु को आंशिक रूप से बताया जाता है, फिर पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। वहाँ क्या होता है, संश्लेषणात्मक विधि होती है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या है, पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण। पहले धीरे धीरे बच्चे को वाक्य सिखाया जाता है, वाक्य पहले बता दिया जाता है, उसके बाद शब्द और वर्ण सिखाए जाते हैं। यहाँ क्या होती है, विश्लेषणात्मक विधि होती है। तो आपको समझना है, केवल याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझिए आप। थर्ड विधि क्या है, वस्तु विधि। वस्तु में क्या होता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। जहाँ मूर्त में अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। पहले मूर्त वस्तुओं से धीरे धीरे बच्चे को अमूर्त की ओर ले जाएंगे तो वस्तु विधि कहलाएगी। फिर चौथी क्या है, दृष्टांत विधि। दृष्टांत विधि में क्या होता है, इसमें चित्र, चित्रपट आदि के सहारे वस्तु का स्पष्टीकरण किया जाता है। दृष्टांत नाम से स्पष्ट है, साथ ही उपमा, उदाहरण आदि के लिए विषय का स्पष्टीकरण हो सकता है। इसमें चित्र, चित्रपट की सहायता से बच्चों को स्पष्ट कराया जाता है, कोई भी टॉपिक हो। लास्ट क्या है, प्रश्नोत्तरी विधि। प्रश्नोत्तरी प्रश्न यद्यपि एक युक्ति है, फिर भी इस विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है, इसे प्रश्नोत्तरी विधि कहते हैं। सिंपल सी 4 से 5 विधियां हैं। आपको 1 नंबर में अगर पूछी जा रही है तो 2 से 3 2 विधियां लिखिए, बस पर्याप्त है। ऊपर वाली दोनों विधियां बहुत ही ईजी हैं, नाम बड़े हैं लेकिन विधियां बहुत ही ईजी हैं। अगर 2 नंबर में यही पूछा जा रहा है तो आपको 4 से 5 विधियां लिखनी है। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं, कारक के भेद। कल हमने बताया था आपको कि कारक के, पहली बात कल हमने कारक की डिफिनेशन आप सभी को बताई थी।
कारक की भेद भी बताए थे, लेकिन आज हर एक कारक के बारे में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम पेपर मैंने उठाया तो उसमें 2018, 2019, 2020 हर एक सेट में कारक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है। तो चलिए आज विस्तार रूप से हर एक कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो कारक कितने होते हैं संस्कृत में? कल हमने क्या बताया था? 6 होते हैं, 8 मत समझना, 6 होते हैं संस्कृत में कारक। पहला क्या है? कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, संप्रदान, अपादान। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये ट्रिक दी गई है, इसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं। और इसमें विभक्ति भी आपको याद रखनी है कि कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। इसीलिए ट्रिक कैसी है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। सेम वही प्रोसेस इधर है, कारक कर्ता होता है, प्रथमा विभक्ति है और ने चिन्ह होता है। द्वितीया कर्म का विभक्ति होती है और को चिन्ह होता है इसका। करण की विभक्ति क्या होती है? तृतीया, और चिन्ह क्या होता है? से द्वारा। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? चतुर्थी, चिन्ह क्या होता है? के लिए। पंचमी अपादान की विभक्ति होती है और से, अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में, समझ में आया? और संबंध काकी के षष्ठी विभक्ति होती है संबंध में, और काकी के रारी रे। अधिकरण का क्या होता है? विभक्ति सप्तमी होती है, में पर इसका चिन्ह होता है। संबोधन भो ए अरे, ठीक। ये 8 आपको याद करनी है। 6 संस्कृत में कारक होते हैं। चलिए हर एक कारक के विस्तार पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक सेट में ये क्वेश्चन आया है कि आप कर्ता कारक की परिभाषा दीजिए और उसका उदाहरण दीजिए, समझ में? तो कर्ता कारक क्या होता है? इसकी विभक्ति आप याद रखेंगे, प्रथमा विभक्ति। जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता कारक कहते हैं, समझ में? क्रिया का वचन एवं पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया का जो वचन होता है और पुरुष होता है वह कर्ता के अकॉर्डिंग होता है, समझ में? फिर नेक्स्ट क्या है? कर्म कारक। उससे पहले अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब आप सभी ने कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं। कर्म कारक क्या होता है? द्वितीया विभक्ति कर्म का संकेत करती है। विभक्ति आप जरूर याद रखें, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कर्म कारक की कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो आप लटक जाएंगे, इससे अच्छा याद कर लीजिए। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है वहां कर्म कारक होता है। परिभाषाएं सब सिंपल से अपने मन से आप लिख सकते हैं आसानी से। दूसरा है करण कारक। करण कारक में क्या होता है? कर्ता जिस साधन द्वारा कर्म का संपादन करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें तृतीया व्यक्ति होती है, समझ में? फिर आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है? इसकी विभक्ति क्या होती है? चतुर्थी। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसमें व्यक्ति या वस्तु में संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है संप्रदान कारक होता है। इसकी विभक्ति क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान क्या होता है? अपादान कारक क्या होता है? किसी स्थान से पृथक होने पर पृथक हुए व्यक्ति या वस्तु में अपादान कारक होता है। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। ये सारी चीजें मैंने ऊपर चार्ट में बता दिया है कि कौन सी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह क्या होता है। अगर आपको चिन्ह पता है तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं आसानी से। एग्जाम्पल लिख लेंगे तो आपको अनुवाद करने में भी आसानी होगी। इसलिए कारक आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, हर जगह पर काम आएगा। क्लियर? संबंध कारक क्या होता है? इसकी विभक्ति षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध बनाना, दो वस्तुओं के आपसी संबंध में होने पर उन्हें संबंध कारक होता है। क्लियर? षष्ठी विभक्ति होती है, सिंपल सा। अधिकरण कारक क्या होता है? इसमें विभक्ति सप्तमी विभक्ति होती है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो वहां अधिकरण कारक होता है। अधिकरण मतलब आधार का बोध होता है। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वहां क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। विभक्ति सर कौन सी होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। क्लियर? सारे कारक अच्छी तरीके से समझ में आ गए। इस कारक से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैंने बता दिया है। तो बढ़ते हैं आगे। लकार, जो 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं लकार की परिभाषा भी पूछी गई है 2016 में। लकार कितने प्रकार के होते हैं ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे गए हैं। 5 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद लकार भू है, स्था है, गम है, पट है, ये सारे आप 5 टाइप याद कर लीजिएगा। उसका रिवीजन करा देंगे, वैसे नहीं आप अपने मन से सारे 5 टाइप याद कर लीजिएगा। एक याद कर लीजिए, पट का याद कर लीजिए, आसानी से गच का हो, सब बन जाएंगे आराम से। गम का हो, भू का हो, आसानी से सब एक ही पर डिपेंड होते हैं, सब बन जाएंगे। आपको
वहां पर सारा नहीं लिखना होता, आपसे पूछ लिया गया है चलिए लट लकार का प्रथमा विभक्ति बताइए तीनों वचनों में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो लकार क्या होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेंसेस, याद रखेंगे। क्रियावाचक प्रकृति को धातु कहते हैं, जैसे भूस्था गम धस आदि। ठीक। संस्कृत में मुख्यतः कितने लकार होते हैं, 5 होते हैं, जो कि निम्न है, इनके नाम आपको याद करने हैं। लट लकार जो वर्तमान काल के लिए होता है, लट लकार भविष्य काल के लिए, लंग लकार भूतकाल के लिए, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। ये पांचों लकार आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इन पांचों के बारे में पठति पठता पठंती पठस पठता पठत पठान पठा पठावा, ये जो हमने बताया लट लकार का है पठ धातु का, तो एक आपने पठ धातु याद कर लिया। इसी तरह गच्छत गच्छता गच्छन्ति, इस तरीके से आप गच्छ का हो जाएगा, गम का हो जाएगा गम। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए। आपको पूरा लिखने को नहीं है कि पांचों लकारों का हर एक वचन के साथ, हर एक पुरुष के साथ लिखिए, कतई नहीं। से पूछ लिया जाएगा चलिए लंग लकार का मध्यम पुरुष के तीनों वचनों के लिखिए। ठीक, इस तरीके से याद आपको पूरे करने पड़ेंगे, याद हो जाएंगे आसानी से। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं। अगर आपको नहीं याद हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि सर मुझे लकार नहीं याद हो रहे हैं, तो मैं बताऊंगा कैसे आपको याद करना है। याद करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप याद करेंगे। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या हमारे टेलीग्राम चैनल पर कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा, उसकी स्पेशल क्लास एक लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर याद हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। कौन कौन से पुरुष होते हैं, प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। त्रिवचन नहीं, बहुवचन। संख्या में एक होने पर 2 बार लिख गया है, एक वचन का 2 होने पर द्विवचन का, तथा 2 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग होता है। क्लियर। एग्जाम्पल से समझेंगे। एक वचन एका बालका क्रीडत, द्विवचन 2 बालको क्रीडता, बहुवचन त्रया बालका क्रीडन्ति। क्लियर, समझ में आया। अगर आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है, आपको याद नहीं हो पा रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं सारे लकार कैसे याद करेंगे, कैसे आपके माइंड में याद रहेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ। आपको भूलेंगे नहीं, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको पूछा गया कि लंग लकार का प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन लिखिए, तो आप आसानी से तुरंत लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ लिया जाता है अन्नों के नाम। ऐसे नहीं पूछा जाता है कि अन्नों के नाम बताइए या पक्षियों के नाम बताइए। आपको 5 से 6 वर्ड दे देंगे, कहेंगे कि संस्कृत में इसका अनुवाद करिए। तो चलिए देखते हैं। अन्नों में पहला क्या है, आडकी, मतलब अरहर, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। चूर्णम मीन्स आटा, चूर्ण बना दिया जाता है तो आटा ही होगा। मासा मीन्स उड़द। गोधूम गेहूं, नाम से स्पष्ट है। कुछ चीज़ें होती नाम से स्पष्ट हो जाती। चड़का चना, याद है। तंडुल चावल, तंडुला। यवा जौ, तिल तिला, इजी एकदम। द्विदलम दाल, दाल में 2 दल होते हैं। मान लीजिए कोई दाल है तो इसमें एक ये दाल हो गई, एक दल जब हटाएंगे दोनों दल तो द्विदलम, याद रखेंगे ऐसे। धान्यम धान, ये भी इजी है। प्रियंगु बाजरा। कलाया मटर। मसूर मसूर, याद है। मुद्रा मूंग, मुंद्रा कहेंगे मूंग। मुद्रफली मूंगफली। ठीक, ये भी इजी है, ये भी इजी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी जो आपके एग्जाम में पूछी गई थी, अनाज के नाम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सब्जियों के नाम। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा जरूर। सब्जियों के नाम में साग मीन्स सब्जी होता है, साकम मीन्स सब्जियां होती। इजी है, इससे नहीं मतलब आपको। अब आते हैं रक्तांगा, रक्तांग का, रक्त जैसा है तो टमाटर। आलू का आलू, याद हो जाएगा। पलांडू, पलांडू प्याज। फिर गोझिया, गुझिया नहीं, गोजिह्वा, गुझिया तो मैं खा चुके आप सभी लोग। गोजिह्वा फूल गोभी। आलूबू, अलाबू, आलू आलू कर रहे हो। अलाबू मीन्स होता है लौकी, आलू मत लिख देना। साका मीन्स तरकारी, तरकारी जो बनती है घर में। ब्रंताका बैंगन। पटोला परवल, याद रखेंगे परवल, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था 2018 में और 2019 में। श्रृंगाटका सिंघाड़ा। शीत शिवा शिवा।
कोसफलम कोहड़ा, सूरड़ा ओला, कौन सा फल है ये भी नहीं पता। कोसातकी तरोई, गुंजनम गाजर, कारवेला करेला, पालका पालक, लीजिए। कराया मटर, सिम्बी सेम, गुंजनम सलगम, आद्रकम अदरक, कपिसाका पत्ता गोभी, भिंडिका भिंडी, चरभटी कीरा, वास्तुकम बधुआ, कटवीरा बड़ी मिर्ची, राम को सातकी भिंडी, पालका चुकंदर, धान्यकम धनिया, कंदसाकम गांठ गोभी, हरिद्रा हल्दी, कुष्मांडा कद्दू, चड़क काबुली चना, मारिचम मिर्चा, दारुचीनी दालचीनी, करकटी ककड़ी, व्रजपुष्पा सोया, लहसुनम लहसुन, पंसम कटहल, ससरपा सरसों, महामरीच का शिमला मिर्च, टिंडिसा टिंडा। कुछ इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, ये आप सारे इंपॉर्टेंट याद कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं फलों के नाम। पहला फल क्या है? नारियल, नारिकेला, कोकोनट। याद करिए इंग्लिश में, यह इंग्लिश लिख दिया गया है जिससे आपको आसानी हो समझने में, जो इंग्लिश के स्टूडेंट। सेब, सेवम आप याद कर लिए। फल प्रभेदा न याद करिए, सेवम याद करिए बस। तरबूज कालिंगम, केला कदली फलम या कदली, अनानास अनासम, आम आम्रम, अनार दाड़िमा, कटहल पंसम, अंगूर द्राक्षफलम, संतरा नारंगम, नींबू जमरी फलम या नींबुकम याद करिए। अमरूद अमृत फलम, दृढ़ बीजम, बीजपुरम, आंगणम, जो भी आपकी इच्छा हो वो याद कर लीजिए। खरबूजा व्रत करकटी या खरबुजम, काले बेर जम्बू, नाशपत्ती अमृत फलम और अमरूद को भी अमृत फलम कहा जाता है। अंजीर अंजीरम याद करिए, सबसे सही है। खजूर खरजूरम, कुछ चीज़ें हैं जो उसका सेम वैसा ही नाम है। बेल का कपिथम, स्ट्रॉबेरी तृणबंद्रम भद्रम, चेरी प्रभद्रम, आंवला आम्लकम, खुबानी प्रियालु, सीताफलम सीताफलम, सीताफल का सीताफलम, जामुन का जम्बू फलम, ब्लैकबेरी का जम्बू फलम, ये भी ब्लैकबेरी ही जम्बू फलम होती है। काली किशमिश, काली श्यामा होता है तो श्यामा किशमिश। ब्लूबेरी नीलबद्री, ब्लू है तो नील। करौंदा आमलक, आमलक चकोतरा, मधुकरकटी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं पक्षियों के नाम। पहली पक्षी क्या दिख रहा है आपको सभी को? कपोता, कपोता मीन्स कबूतर। ठीक, दूसरा क्या दिख रहा है? उल्लू का, उल्लू। तीसरा क्या दिख रहा है? काका कौवा। इजी है, ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चटका गौरैया। क्लियर? मयूरा मोर, जातुका चमगादड़, कोकिला कोयल, गृधा गिद्धा, कुकटा मुर्गा, कुकटी मुर्गी, वका सारस, सुका तोता, वर्तका बतख, सारस का सारस, स्याने बाज, स्यान मीन्स बाज होता है। सारिका मैना, हंस हंसा, अताई चील, चील अताई होती है। मीनरंगम किंगफिशर, जो राम चिड़ैया इसे बोलते हैं। टिटिब्बा टिटहरी, दरवाघाटा कठफोड़वा, उष्ट पक्षी शुतुरमुर्ग, चक्रवाका चकता। क्लियर? बका बगुला, षष्ठपदा भौरा, गरुड़ा गरुड़, नीलकंठम नीलकंठ, चातका पपीहा, चकोरा चकोर, कलापी बुलबुल, जलकुक्कुटी जल पक्षी, मधुपा मधुमक्खी, खंजन खंजन पक्षी, भ्रमरा काली मधुमक्खी, तितिरा तीतर, वर्तका बटेर, खगा पक्षी, कपोता फाख्ता, पुत्र प्रिय हुदहुद। क्लियर? इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। पशुओं के नाम, धेनु या आप गौ रखिए, गाय। महिषा मीन्स भैंस, अजा मीन्स बकरी, मेषा या अड़का मीन्स भेड़। समझे? वृषभा या बलिवर्दा बैल, अश्वहया घोटका, ये इसका पर्यायवाची भी, अश्वहया घोटका घोड़ा। गर्दभा खरा कह सकते हैं, गधा। स्वान या कुक्कुरा कुत्ता, शर्मा कुतिया, कुतिया शर्मा जाती इसलिए शर्मा। बिडाला बिल्ली, वानरा कपिमरकटा बंदर, क्रमेलका या उद्धिलाव ऊंट, मूसका चूहा, मूस। लोमसा लोमड़ी, मृगा या हरिणा मृडन, वृक्का मीन्स मेहड़िया। क्लियर? भालुका मीन्स भालू, वराहा मीन्स सुअर,
चिक्रोड़ा मीन्स गिलहरी, वृषभा मीन्स सांड, सिंघा मीन्स शेर, सस्का मीन्स खरगोश, श्रृंगाला मीन्स सियार या गीदड़ भी पूछा जा सकता है। नकुला मीन्स नेवला, तरुक्षा मीन्स तेंदुआ, गवया मीन्स नीलगाय, गजा मीन्स हाथी और चित्रका या तरुच चीता या बाघा, गंडका मीन्स गैंडा, क्लासा मीन्स गिरगिट, वनमानुस मीन्स वनमानुस। क्लियर, समझ में आया सारे नाम? जो भी नहीं समझ में आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सब समझ में आपको आ जाएगा। अगर आप सभी को धातु रूप नहीं याद हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं ट्रिक के साथ आपको एकदम क्लियर याद करवा दूंगा। या आपको विभक्तियां नहीं याद हो रही, मान लीजिए राम का पूछा गया है, श्याम का पूछा गया है, सीता, किसी का भी पूछा गया, आपको नहीं याद हो पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको ट्रिक के साथ एक एक विभक्ति के बारे में क्लियर बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे, वो आप भूल नहीं सकते। समझ में आए? इसके बाद अभी आप श्लोक आपके एग्जाम में कहाँ से पूछ लिया जाए कोई क्लियर नहीं रहता, कभी भी कोई श्लोक रिपीट नहीं हुआ, सूक्तियाँ कोई भी रिपीट नहीं हुई हैं, इसलिए जितनी भी सूक्तियाँ प्रीवियस ईयर सेट की हैं वो आप पढ़ लीजिए। पहली बात, रिपीटेड होती नहीं है, श्लोक आपके जो पूछे जाएंगे वो सिलेबस में आपके श्लोक दिए नहीं गए, श्लोक आप जितना अभी तक आप संस्कृत में पढ़े वहाँ कहीं से भी उठा सकते हैं, चाहे वो श्लोक नैनम छिंदम शस्त्राणी नैनम दात पावका नचनम क्ले दयंता पुनसुसयत मारुता, ये हो सकता है, इसका अर्थ बताइए। व्रतम यत्नेन संरक्षित वित्तमित्या यत्या चीणो वितता चीणो व्रत हस्त होता, ये सारे जो श्लोक हैं ये आप पढ़ चुके हैं। सर्वे भवन सुखना सर्वे सन निरामया सर्वे भद्राण पश्यन्त मां कश्चित् दुर्भाग् में, ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये जितने भी श्लोक हैं ये आप पढ़ चुके हैं, ये पूछे जा सकते हैं। बहुत ही कम चांस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, नहीं रिपीट नहीं होते हैं। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, पूछेंगे कि हाँ हमें विभक्तियाँ बता दीजिए, पट धातु या लट लकार, उसको आप एक बार रिवीजन करवा दीजिए और श्लोक या सूक्तियों का भी एक बार हमारे क्लास दे दीजिए, तो मैं सारी क्लास आपके लिए ले आऊँगा, अन्यथा यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। क्लियर? अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, टेलीग्राम मैसेज करें तो मैं आपके लिए धातु, विभक्तियाँ और श्लोक और सूक्तियाँ लेकर आऊँगा, अन्यथा यहीं पर आपका क्लियर होता है। करेक्ट? कहीं भी कोई प्रॉब्लम या नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।